नमस्कार। देश के सभी ईपीएस नागरिक पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यानी कि देश के सभी पेंशन धारकों लिए यहाँ पर ईपीएस पेंशन को लेकर एक दो बड़ी अर्जेंट खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी पेंशन धारकों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई दोस्तों। देश की यानी कि मतलब 65 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई, उनको जानना बहुत जरूरी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दोस्तों पहली बड़ी खबर निकलकर यानी कि ईपीएस पेंशन का नियम, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी पत्नी बच्चों को कितनी मिलेगी पेंशन, देखिए नया आदेश। जी हाँ, पहला बड़ा अपडेट आ रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है कि मतलब पेंशन लेटेस्ट अपडेट, सरकार ने महिलाओं कर्मचारियों के लिए पति बच्चों की पेंशन पर लिया फैसला। जी पत्नी और बच्चों की पेंशन पर लिया फैसला। अब पढ़िए ईपीएफओ क्या क्या है बड़ा फैसला। जी हाँ, ईपीएफओ की ओर से दो बड़े अपडेट्स निकलकर अभी अभी के सामने आ चुके दोस्तों। आप सभी को जानना बहुत जरूरी, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आप सभी पेंशन धारकों इस वक्त के सामने है दोस्तों वीडियो को शुरू करने पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ इस वीडियो को कहने का मतलब है कि यूं कहे कि मतलब इस वीडियो को यहाँ पर बीच में स्किप ना करें, पूरा पूरा जरूर देखें, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है और आपको समझ में भी आ सके पूरी जानकारी दोस्तों सबसे बड़ी खबर की बात कर तो हमें जो आपकी ईपीएस पेंशन है उसको लेकर आपका जो ईपीएस पेंशन और क्या नियम आया, वो कर्मचारी को मृत्यु के बाद पत्नी बच्चों को कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन, देखे नया आदेश दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर की बात कर तो ईपीएस पेंशन का नियम, अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के ग्राहक है तो हर महीने आपकी सैलरी कुछ हिस्सा यानी ईपीएफ में जमा होता रहेगा। ऐसे में ईपीएफ खाते में यानी कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। ये योगदान मूल वेतन प्रश्न का 12% यानी कि है। ऐसे में नियोक्ताओं के योगदान में से 3.67% ईपीएफ में और 8.33% ईपीएस पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ऐसी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसके हिसाब से आपको बता दूं कि अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और तो वह कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने का हकदार हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को ईपीएस पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसमें विधवा पेंशन यानी बाल पेंशन और अनाथ पेंशन दी जाती है। यहाँ जाने की मतलब क्या कहता है ईपीएस स्कीम का नियम दोस्तों आपके लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लस पेंशन स्कीम में कैसे मिलती है, यानी कि आपको पेंशन दोस्तों कैसे मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, आपको कैसे मिलती है दोस्तों, इसके बारे में बात करता हूँ। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मतलब इस कर्मचारी की पेंशन में विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन शामिल है दोस्तों। ऐसे विधवा पेंशन के तहत न्यूनतम कर्मचारी विधवा पत्नी यानी कि विधवा पति को 1,000 रुपए तक मिल सकती है न्यूनतम पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर पेंशन का यानी कि 50% विधवा को दिया जाता है। बच्चों की उम्र 25 वर्ष से कम होने पर बाल ईपीएस पेंशन दी जाती है दोस्तों, यानी कि बाल ईपीएस पेंशन भी दी जाती है दोस्तों। बच्चे 25 वर्ष के तो इसके हिसाब से ऐसे में विधवा पेंशन का 25% भुगतान दिया जाता है। ये सुविधा एक समय में 2 बच्चों को दी जा सकती है। ऐसे में अगर बच्चे अनाथ है तो उस स्थिति में बच्चों को 25 साल की उम्र तक 75% ईपीएस पेंशन फंड मिलती है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है यानी कि 25 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में उसे पूरी सीन पर 75% पेंशन दी जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से बड़ी खबर आप सभी के लिए इस वक्त की निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात कर तो ऐसे होता है ईपीएस पेंशन फंड का बंटवारा। नंबर 1 पॉइंट है विधवा पेंशन, मृतक कर्मचारी की विधवा को पेंशन का यानी 50% हिस्सा मिलता है। दूसरा पॉइंट है बाल पेंशन, मृतक कर्मचारी की 25 साल से कम उम्र के बच्चों को पेंशन का 25% हिस्सा मिलता है। और ऐसे में अधिकतम 2 बच्चों को बाल पेंशन मिलती है दोस्तों, अधिकतम 2 बच्चों को ही बाल पेंशन मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है कुल मिलाकर मृतक कर्मचारी की पेंशन का 75% हिस्सा उसके परिवार को मिलता है। इसके सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो ईपीएस पेंशन का नियम, पेंशन के लिए मतलब इन दस्तावेजों की है जरूरत दोस्तों। जी हाँ, ईपीएस पेंशन का नियम और जो किन किन दस्तावेजों की जरूरत है पेंशन पाने के लिए। ईपीएस पेंशन फंड के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति को पेंशन राशि मिलती है उसके आधार कार्ड की प्रति और खाता विवरण, रद्द चेक या लाभार्थी की बैंक पासबुक की सत्यापित
प्रति आवश्यक है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना प्लस पेंशन स्कीम लाभार्थी नाबालिग यानी कि लिंग है तो उसका आयु प्रमाण पत्र भी देने का, उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी, इतने डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके हिसाब से अगली बड़ी की बात करते हैं पेंशन स्कीम में आप इस रकम के लिए भी दावा कर सकते हैं। ऐसे में नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी या कर्मचारी भविष्य निधि संघ यानी कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के परिवार के सदस्य भी ईपीएस बीमा राशि का दावा कर सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का बीमा यानी कि लाभ दिया जाता है। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित एक बीमा योजना है जो ईपीएफओ में पंजीकृत प्रत्येक कर्मचारी के लिए चलाई जाती है। अगर ईपीएफओ सदस्य 12 महीनों तक लगातार काम कर रहा है तो कर्मचारियों की मृत्यु के बाद कर्मचारी पेंशन स्कीम में नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलता है दोस्तों। इसके हिसाब से नॉमिनी को वहां पर 12 महीनों पर यानी लगातार काम करता है तो उनको भी 2,15,000 यानी 2,05,000 रुपए का यानी नॉमिनी में भी लाभ बैठकर मिल सकता है दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर पहली बड़ी खबर पत्नी यानी कि पत्नी की और पत्नी यानी कि पति की मौत हो जाती है तो बच्चों को कितने वर्ष पे उम्र यानी कितने वर्ष पे यहाँ पर पेंशन मिलती है, कितनी मिलती है दोस्तों, इनके बारे में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से समझा दिया आपको। और दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात कर दो दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आप सभी पेंशन भोगी निकल कर आ रही पेंशन लेटेस्ट न्यूज, सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए पति बच्चों की पेंशन पर लिया ये फैसला। पढ़िए ईपीएफओ का पूरा अपडेट दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स की बात कर तो दूसरी खबर यानी कि बहुत ही यानी अच्छी हो रही है, पेंशन से जुड़ी ताजा खबर है आपके लिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया दोस्तों ईपीएफओ की ओर से। ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई दोस्तों। आप सभी पेंशन भोगी दोस्तों बड़ी खबर की बात कर तो यानी कि महिला शक्ति यानी कि संस्कृतिकरण यानी कि मतलब संस्कृतिकरण नीति का पालन करते हुए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सीसीएस पेंशन नियम 2021 में संशोधन किया। इससे सरकारी महिला कर्मचारी को अपने पति की वरीयता में पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चों को नामित करने में मदद मिलेगी। ऐसे में सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के उप नियम 8 यानी कि 8 और उप नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी पति या पत्नी यानी कि परिवार में है तो पहले पत्नी यानी कि पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, जिसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं। जब मृतक यानी कि सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें यानी कि सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक यानी कि कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्रवाई दायर की जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज यानी निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी को उसके पति या पत्नी के स्थान पर अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की यानी पर अनुमति दी जा सकती है। इसके हिसाब से ऐसी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात करो तो फिर बैंक के बाद लिया गया ये फैसला। जी दोस्तों फिर यानी कि बैंक के बाद लिया गया फैसला तो यानी कि तन अनुसार अंतर मंत्रालय यानी परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया आपके लिए कि यदि किसी सरकारी यानी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रति अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है तो ऐसे में ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जाने के लिए अपने पति को वरीयता देते हुए अनुरोध कर सकती है। ऐसी भी बड़ी खबरदारी कर सकती है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात कर तो ऐसे अनुरोध पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जा सकता है जहां सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला यानी कि इस कर्मचारी महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम तथा दहेज प्रति यानी कि निषेध अधिनियम का भारतीय दंड संहिता के तहत मामला यानी कि दर्ज किया तो उनको उक्त सरकारी महिला कर्मचारी पेंशन भोगी संबंधित कार्यालय प्रमुख को इस आशय का लिखित अनुरोध कर सकती है कि उपयुक्त किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति उसकी
पति या पत्नी की वरीयता में उसके पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से आपके लिए बड़ी खबर है, आप सभी पेंशन भोगियों के लिए आ चुकी है दोस्तों। इसके हिसाब से ऐसे अनुरोध के हिसाब से विचार किया जा सकता है आपकी पेंशन को लेकर, और अपात्र बच्चों को पेंशन प्रदान की जा सकती है दोस्तों। इसके हिसाब से आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसके हिसाब से जो उपयुक्त किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान खंड ए के और अधीन अनुरोध करने वाले सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरह से यानी वितरित की जाएगी दोस्तों। सवितरित यानी कि दोस्तों की जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से अर्थात जहां मृतक सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में यानी मजदूर और सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख को कोई भी बच्चा बच्ची पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वह विधुर को पारिवारिक पेंशन दी होगी दोस्तों। जहां मृतक सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में अब यह सब बच्चों के साथ यानी विधुर या मानसिक यानी विकार या दिव्यांगता से पीड़ित बच्चा या बच्चे हैं, मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को दे होगी दोस्तों। इसके हिसाब से बड़ी खबर आ रही बस यानी बरसते की वह ऐसे बच्चों का अभिभावक हो, और यदि विधुर ऐसे बच्चों का अभिभावक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे को दे यानी होगी दोस्तों। इसके हिसाब से बड़ी खबर है जो ऐसे बच्चों का वास्तविक अभिभावक है दोस्तों। यानी नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन उस तारीख से दी होगी जिस दिन वह आवश्यक हो जाएगा। जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के परिवार में विधुर है जिसके बच्चे आवश्यक हो चुके हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, या ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी होगी दोस्तों। इसके हिसाब से बड़ी खबर आ रही है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन जुड़े ये तथ्य भी पढ़िए दोस्तों। सीसीएम पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत उपयुक्त खंड मतलब 2 और 3 में निर्दिष्ट बच्चा बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य बच्चा बच्चे यदि कोई हो वह पारिवारिक पेंशन दे होगी दोस्तों। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के यानी नियम 50 के तहत सभी बच्चों को पारिवारिक पेंशन के पात्र होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक जो भी पहले यानी वो पारिवारिक पेंशन दे होगी। यह संशोधन यानी प्रगतिशील प्रकृति का है और इससे महिला कर्मचारी पेंशन भोगियों को संस्कृत बनाया जा सके दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर ईपीओ की ओर से महिला और बच्चों को कितनी पेंशन मिलेगी और किसमें और कितनी कौन कौन पात्र है, ईपीओ का ओर से बड़ा अपडेट्स है। इन 2 बड़े अपडेट्स के बारे में मैंने विस्तार से आप सभी को जानकारी आप सभी पेंशन भोगियों को बता दी। आप सभी को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियोस को देखने आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।